Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha from Saraswat International School, Vapi. Today we are going to start with our new session of the chapter called as a human reproduction, okay, class 12th. So यहाँ पे आज हम लोग को बात करना है with respect to the topic called as a parturitions and the lactation वाले part को लेके, ठीक है? तो चालू करते हैं। पहले बात इसका मीनिंग समझ लो। ओके, पैच्योरेशन ये प्रोसेस क्या होता है, इसको इन शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड के नाम से कहा जाता है या फिर पहचाना जाता है। ठीक है, कितना हो सकता है ड्यूरेशन देख लो। द ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स इज अबाउट 9 मंथ्स, ये तो तुम लोग को पता ही होगा। ठीक है, प्लस और माइनस 7 डेज आगे पीछे होते ही है। ठीक है, नाउ इन फैक्ट द gestation period is the time from the conception to the birth. Okay, at the end of the pregnancy, vigorous contraction of the uterus cause delivering or expulsion of the fetus। मतलब क्या हो रहा है, एक बहुत सिंपल सी बात है, यूटेरस के अंदर जो फीटस डेवलपमेंट हुआ है, नाउ इट्स द टाइम टू डिलीवर आउट दैट बेबी, राइट। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस जो है वो ट्रिगर होगा। ओके, दैट इज यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन। यूटेरस की 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ठीक है, पेरीमेट्रियम बाहर से कवरिंग होती है और एंडोमेट्रियम जो है उसके बारे में आप लोगों को काफी सारी बातें ऑलरेडी डिटेल में समझ में आ गई है। ठीक है, अभी मायोमेट्रियम जो होती है यूटेरस की लेयर, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, undergo strong contraction and relaxation process so that delivery of the child can be happen very properly। ठीक है, now see, this act of expelling the full term young one from the mother's uterus at the end of the gestation period is called parturition। मतलब सिंपल सी बात है, delivering of a child, okay, a full formed child, ओके जिसका प्रॉपरली डिलीवर होना काफी जरूरी है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का जो होता है ना, 9 मंथ का सिनेरियो, वो प्रॉपरली कंप्लीट होने के बाद इसको लाइक यू कैन से जेस्टेशन पीरियड के नाम से पहचाना जाता है। सो ऐसे प्रोसेस को हम लोग पार्चुरेशन कहते हैं। ओके, इन शॉर्ट डिलीवरिंग ऑफ ए चाइल्ड, इतना ही आप लोगों को ध्यान में रखना है। प्रोसेस को लेके बात करते हैं कैसे होता है एक्चुअल प्रोसेस। देखो, द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय बोथ nervous system and hormonal system, okay, which is secreted by the endocrine glands of the mother। okay, nervous system and hormonal system ये यहाँ पे काम करेंगे मदर्स के। ठीक है, द सिग्नल फॉर चाइल्ड बर्थ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फुल्ली मैच्योर्ड फीटस एंड प्लासेंटा विच इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड एज अ फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो इनिशियली होता क्या है, सो दो फुल्ली फॉर्म्ड बेबी होता है ना, उसके वजह से ही स्टिमुलस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, सिग्नल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ओके, जिसके वजह से माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस जो है वो चालू हो जाती है और इसी प्रोसेस को कहा जाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ओके, जब ये सारी चीजें ट्रिगर होती है तभी तो जाके ये नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम जो है मदर का वो काम करने लगता है। ठीक है, इट दिस कॉजेस क्विक रिलीज ऑफ द ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या हो रहा है, अब ये जो ट्रिगर मिला तो हार्मोनल सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हुआ। तो हार्मोनल सिस्टम में से कौन सा हार्मोन जो है वो रिलीज हुआ, दैट इज द ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड द ऑक्सीटोसिन हैज बीन रिलीज करके। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन इज इंक्रीज्ड जस्ट बिफोर डिलीवरिंग। ओके, यू कैन से ऑक्सीटोसिन की वजह से ही लेबर पेन नाम की जो प्रोसीजर होती है वो कंप्लीट होना चालू होती है। ओके, तो सी पेन्स ऑफ चाइल्ड बर्थ भी इसको कहते हैं, लेबर पेन यानी पेन्स ऑफ चाइल्ड बर्थ। ठीक है, द चाइल्ड बर्थ begins with a long series of involuntary contractions, okay, of the uterus experienced as labor pain. Both these actions give relief to the body from the pain during delivery of the baby। okay, नाउ लेट्स मूव अहेड, थोड़ा सा और डिटेल में इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। द हार्मोन मोस्ट रिसेंटली फाउंड टू बी रिलीज फ्रॉम, सी क्या बोल रहा है, रिसेंटली फाउंड की बात चल रही है। द हार्मोन मोस्ट रिसेंटली फाउंड टू बी रिलीज फाउंड टू बी प्रोड्यूस बाय द प्लेसेंटा।
ओके, जिसको नाम दिया है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या नाम दिया है? कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, CRH करके, विच इन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन इज सीक्रेटेड बाय द only neurosecretory cells in the hypothalamus. Okay, so now let's talk about CRH. Is now thought to be the part of the clock, okay, that establish the timing of the birth secretions of the CRH by the placenta increases enormously towards the end of the pregnancy. मतलब जैसे जैसे end of the pregnancy या फिर gestation का time period जो है वो खत्म होने आता है, तभी ये सारी चीजें जो है इनका secretion जो है via placenta it will be increasing a lot. Okay, women have higher level of CRH. Women will have higher level of CRH earlier in the pregnancy are more likely to deliver prematurely. मतलब क्या है, अगर वुमेन प्रेग्नेंट वुमेन के बॉडी में CRH लेवल का जो सिक्रीशन है वो बहुत जल्दी हाई हो जाएगा तो प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाएगी बच्चे की. ओके, वेयर दोज हु हैव लो लेवल आर मोर लाइकली टू डिलीवर आफ्टर दैट ड्यू डेथ. मतलब अगर बहुत स्लो प्रोसेस चल रही है ये, ओके, मतलब स्लोली ये सिक्रीट हो रहा है CRH, तो हो सकता है जेस्टेशन पीरियड खत्म होने के बाद, जेस्टेशन पीरियड खत्म होने के बाद, मतलब जो एक पर्टिकुलर ड्यू डेट दी रहती है उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि डिलीवर हो करके बेबी का. ठीक है, मतलब हम लोगों ने जैसे डिस्क्राइब किया ही था कि 3 to लाइक +or -7 डेज का प्रोसीजर तो आगे पीछे होगा ही. ओके, सो यहाँ पे ड्यू डेट जाने की बात चले, मतलब आफ्टर ड्यू डेट की बात चल रही है. ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लो लेवल ऑफ CRH सिक्रेशंस. नेक्स्ट स्टेजेस की बात करते हैं, स्टेजेस ऑफ डायलेशन. जो CRH का लेके जो भी पार्ट अभी बताया गया था वो दैट इज एन एक्स्ट्रा पार्ट, दैट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस. ओके, लेकिन फिर भी एक अलग से इंफॉर्मेशन है जो आपको प्रोवाइड की गई है यहाँ पे. फाइन, लेट्स मूव अहेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड सम मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस. द टाइम फ्रॉम द वन onset of the labor pain to the couple dilation of the cervix is called as a stage of dilation. ओके मतलब सर्वाइकल एरिया जो है उसकी साइज इंक्रीज होना काफी जरूरी है, देन ओनली द चांसेस ऑफ द बेबी शुड कम आउट. ओके, मतलब बढ़ जाएंगे. नाउ दिस स्टेज इज लास्ट फॉर 6 to 12 आवर्स. ओके, कितना टाइम पीरियड के लिए रहता है? 6 to 12 आवर्स. ड्यूरिंग दिस स्टेज regular contraction of the uterus will be occurring. Okay, usually rupturing of the amniotic sac will be taking, this is the first procedure to be happen. Okay, and the complete dilation of the cervix will occur. So दो चीजें यहाँ पे देखने मिल रही है, एक तो रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यूटेरस में, दूसरी बात एमनियोटिक सैक जो है वो रप्चर हो जाती है, एमनियोटिक फ्लूइड विल स्टार्ट कमिंग आउट. ओके, एंड द सर्विक्स विल बी गेटिंग डायलेटेड कंप्लीटली. ओके, नाउ द फर्स्ट रिजल्ट ऑफ द लेबर पेन इज द ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स. तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या हो रही है? तो सर्वाइकल एरिया जो कि प्रोटेक्टेड था विद द हेल्प ऑफ द म्यूकस है ना, जो कि प्रोजेस्टेरोन ने उसको मेंटेन रखा था थ्रू आउट द जेस्टेशन पीरियड ना, उसका वहां से हटना होने वाला है. मतलब नहीं अभी, मतलब वहां से सर्वाइकल रीजन जो है वो ओपन होने वाला है. ओके, इन शॉर्ट कहने का मतलब होता द एमनियोटिक फ्लूइड द वाटर्स, ओके, स्टार्ट फ्लोइंग आउट ऑफ द वजाइनल रीजन. ओके, ये तो आपको यहाँ पे क्लियर कट समझ में आ गया. नेक्स्ट स्टेज ऑफ एक्सपाल्शन कहते हैं इसको. द टाइम ऑफ from the complete cervical dilation to the delivery of the baby is the stage of expulsion. मतलब समझ में आया कि cervical dilation से लेके बॉडी बेबी जो है वो कंप्लीटली जो बाहर डिलीवर किया जाएगा, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को एक्सपाल्शन प्रोसेस कहते हैं या फिर स्टेज ऑफ एक्सपाल्शन कहते हैं. ठीक है, इट लास्ट फॉर 10 मिनट्स. हाउ मच टाइम पीरियड विल बी टेकन ओवर हियर? 10 मिनट्स टू द सेवरल आवर्स डिपेंड करता है. नाउ द बेबी passes through the cervix and then to the vagina and it's delivered और बॉर्न. ओके, ये बात यहाँ पे आप लोगों को एकदम इजी तरीके से समझ में आ गई. नाउ चलो आगे बढ़ते हैं, प्लेसेंटल स्टेज के बारे में समझने की कोशिश करते हैं. द टाइम आफ्टर द डिलीवरी अंटिल द प्लेसेंटा और आफ्टर बर्थ यू कैन से इट इज एक्सपेल्ड बाय द पावरफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन is the placental stage. Okay, now this contraction also constrict the blood vessels that were torn during the delivery of the baby, thereby reducing the possibility of the hemorrhage. In, in about 28 to 35 days, the uterus return fully, okay, to its non-pregnant stage by the reduction in the size and restoration of the endometrium of the uterus. मतलब 28 से 35 दिन after delivery the uterus will start regaining its own structure. मतलब सारी चीजें जो है come back to the normal. इसको मतलब 28 से 30 दिन, 35 दिन, मतलब ऑलमोस्ट एक महीने का टाइम पीरियड चाहिए होता है चीजों को फिर से नॉर्मल होने के लिए. ठीक है, नाउ लेट्स
move ahead with respect to the procedure called as a lactation. Now see, the delivery of the child has been already taken place. Now the lactation period has to be there. So let's try to understand the meaning first. Production of the milk in the mammary glands is called as a lactation period. ओके, सो मिल्क प्रोडक्शन को हम लोग लैक्टेशन पीरियड के नाम से जानते हैं. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसीजर. नाउ पीरियड को लेके बात करते हैं. the female's mammary gland undergo the female's mammary gland will undergo differentiation process. Okay, कब होता है ये possibility? During the pregnancy and start producing the milk towards the end of the pregnancy. मतलब जैसे जैसे pregnancy end होने के time period पे रहते, gestation period खत्म होने के लिए रहता है, till that period of time the milk producing capacity is also been developed over here and after the birth of the young one. So ये तो सिलसिला अभी चलता ही रहेगा. Like this time period will be for the 6th month. Okay, after the delivery of the child and all. Let's go ahead and talk much more about this thing now. तो रोल ऑफ हॉर्मोन्स के बारे में बात करते हैं. सो इट इज अ कंप्लीटली हार्मोनल एक्शंस. ओके, इनके बिना तो पॉसिबल नहीं है. तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है. ठीक है, देखो. At puberty in females, the mammary glands begin to develop under the influence of the estrogen and progesterone. ये तो नॉर्मल सी बात है, राइट. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को लेके बात किया, मतलब दो हार्मोन्स चाहिए होते हैं, estrogen and progesterone. Okay, now let's talk about something more. The secretion and storage of the milk generally begins after the birth of young one. Okay, तो स्टोरेज ऑफ मिल्क एंड प्रोडक्शन वगैरह जो भी है, ये सारी बातें आफ्टर द यंग वन के बर्थ के बाद ही पॉसिबल है. यूजुअली विद इन 24 hours अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स. within 24 hours under the influence of the hormone called as a prolactin, that is a PRL, will be secreted by the anterior lobe of the pituitary gland. कौन सिक्रेट करता है? एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. हाउएवर द इजेक्शन ऑफ द मिल्क इज स्टिमुलेटेड बाय द हार्मोन कॉल्ड एज ऑक्सीटोसिन. देखो, प्रोलैक्टिन जो है मिल्क सिक्रेशन में मदद करेगा. ओके, और ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज ऑफ मिल्क के लिए काम करेगा. ओके, नाउ जिसको सी रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपको ऑलरेडी पता है कि नहीं? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट मिल्क. ओके, द मिल्क विच इज फर्स्ट टाइम कम्स आउट उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं. द फर्स्ट मिल्क विच कम्स फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड ऑफ द मदर just after the childbirth. This is for 2 to 3 days. Okay, this milk production will be there for 2 to 3 days and has a high quality also. Okay, क्या क्या चीजें इसमें रहेगी, ये सारी बातें अभी हम लोग करेंगे. तो पहले इसके कलर को लेके बात करते हैं. दिस इज a yellowish color fluid. Okay, which contains the cells from the alveoli and rich in case of the proteins. क्या प्रोटीन? सो लैक्ट एल्ब्यूमिन एंड लैक्ट प्रोटीन नाम के सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट होंगे. बट फैट प्रोडक्शन, मतलब फैट जो है, फैट कंटेंट वो बहुत कम देखने मिलेगा. क्या? फैट्स आपको यहाँ पे कम देखने मिलेगा. नेक्स्ट, कोलेस्ट्रम कंटेंट्स एंटीबॉडीज. और कौन से एंटीबॉडीज होते हैं ये? आईजीए. कौन से होते हैं? आईजीए इज द मेजर इम्यूनोग्लोबिन. ओके, दैट प्रोवाइड द पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यू बॉर्न इन्फेक्ट. तो ये आपको कंपलसरी वर्ड याद रखना है, इट्स अ पैसिव इम्यूनिटी. ओके, एंड कोलेस्ट्रम इज ऑलरेडी रिच इन आईजीए नाउ. तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है. दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मिल्क प्रोटीन को लेके पूछा जाता है. तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द मिल्क. सी, मिल्क में क्या क्या और चीजें देखने मिलेंगी? हैज वाटर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, हैज फैट, केसीन मिल्क प्रोटीन जिसको कहते हैं, लैक्टोस मिल्क शुगर जिसको कहते हैं, मिनरल सॉल्ट, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, phosphorus and vitamins. These all substances will be there in the milk. Okay, poor in iron content, vitamin C will be there but in very small quantities. Okay, now see the next part. द प्रोसेस ऑफ मिल्क इज रेगुलेटेड बाय द नर्वस सिस्टम. किसके वजह से हो रहा है? नर्वस सिस्टम की वजह से हो रहा है. ओके, इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द साइकिक स्टेज ऑफ द मदर. मतलब थोड़ा सा इमोशनल तरीके से भी मदर अपने बेबीज के पास अटैच रहती है. वो सारी बातें यहाँ पे मदद करती है. दूसरी बात, नर्वस सिस्टम यहाँ पे मदद करता है. ठीक है, नाउ द प्रोसेस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द हॉर्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, तो ये सारी बातें यहाँ पे मदद करेंगी, which has already discussed. Okay, now the ovaries and the other endocrine glands, these are also playing important role. Coming to the next part, a nourishing woman secretes almost 1 to 2 liters of the milk per day. कितना होता है आउटपुट? 1 to 2 liters per day. Okay, इतना मिल्क प्रोडक्शन आपको देखने मिलेगा. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग. ये क्यों होना चाहिए? ब्रेस्ट फीडिंग क्यों जरूरी है? देखो, ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ द इन्फेंट ग्रोथ,
is recommended by the doctors for the healthy baby. Okay, so milk contains an inhibitory peptides. If the mammary glands are not fully emptied, the peptide accumulates and inhibits the milk production. Okay, मतलब milk जो production हो रहा है, okay, उसके अंदर inhibitory peptides होते हैं. अगर ये पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं किए जाएंगे तो इट विल रिमेन इन द मिल्क एंड देन इट विल स्टॉप द मिल्क प्रोडक्शन. समझ में आई बात? नेक्स्ट, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को लेके बात करते हैं. नाउ सी ओवर हियर, एमनियो एमनियो एमनियोनाइटिस के बारे में बात करते हैं. दैट इज द इन्फ्लेशन ऑफ द एमनियन. ओके, यूजुअली रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ द एमनियन. मतलब एमनियन के बारे में हम लोगों ने देखा है, अगर वो मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने मिलेंगी. एंड ऑफन एसोसिएटेड विद द नियोनाटल इन्फेक्शंस. नेक्स्ट, एबॉर्शन को लेके बात करते हैं. It is, see, give birth to an embryo or the fetus prior to the stage of viability at about 20 weeks of the gestation. Okay, मतलब क्या? गिव बर्थ टू एन एम्ब्रियो मतलब एक ऐसे एम्ब्रियो को बर्थ देना जो कि नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड है. ओनली जस्ट 20 वीक्स ऑफ ये बेबी हैज बीन बॉर्न, 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में ही डिलीवर हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है. ठीक है. नेक्स्ट, फीटस वेट is equal to less than 500 grams. It may occur from the natural causes or it can be induced. Okay, induced मतलब क्या? Like you can say unwanted pregnancies के बारे में बात चल रही है. ठीक है, जो कि आपको आने वाले चैप्टर्स में लाइक रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर्स में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा. Fine. Coming to the very next point over here, that is the last point of this chapter, that is a teratogeny. Okay, the production of the malformed infant is called as a teratogeny. Okay, it is due to the drugs or it can be any other agent such as tobacco and alcohol by the pregnant mother. तभी ये सारे problems देखने मिल सकते हैं. So these teratogens can cause the abnormal development in case of the fetus. Okay, so till here we had completed the human reproduction chapter in detail. Okay, just keep reading your NCRT textbook, that is very very important to you. Follow all the diagrams which are given in your book. ओके, टिल दैट टाइम जस्ट टेक केयर. मिलेंगे आपको अगले लेक्चर से विद द न्यू चैप्टर कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ओके, बाय बाय.